Hello students, welcome you back in your chemistry class. So students, आप लोग अब तक काफ़ी हद तक जो स्टडी का अपना एक नया प्रारूप है उससे काफ़ी हद तक अपने आप को एडजस्ट कर चुके होंगे। अभी तक आप लोग एक ट्रेडिशनल क्लासेस लेते रहे हैं। अब कोविड-19 की वजह से आप लोग एक अलग प्रकार से स्टडीज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे आई थिंक आप लोगों ने इस पर कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर दिया होगा। कंसंट्रेशन अब बननी स्टार्ट होगी आप लोगों की, क्योंकि डेफिनेटली हमें अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, चेंज करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है, तो हम रुक नहीं सकते हैं। परेशानियाँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ये एक प्रक्रियाएँ हैं, चलती रहती हैं। नेचर के अंदर बदलाव एक स्वाभाविक नियम है। बदलाव की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अपने आप को एडजस्ट करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो ये भी एक प्रक्रिया है, इसमें से हम गुजर रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सामान्य हो जाएंगी, लेकिन इसका एक अच्छा चीज़ जो है, एक पॉजिटिव आउटपुट ये है कि इसकी वजह से हमें बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब ये परेशानियां आई तो इसकी वजह से हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। अलग अलग प्रकार से एक्सपेरिमेंट्स करे, किस प्रकार से क्लासेस ली जा सकती हैं, यूट्यूब के ऊपर कैसे वीडियोज़ अपलोड करने, इसके बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन आज इसकी आवश्यकता पड़ी तो हमने उस चीज़ को धीरे धीरे सर्च किया, जानकारियाँ कलेक्ट की और आज वो काम हम कर रहे हैं। सिमिलरली ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है, उन सब के बारे में जानकारी कलेक्ट करके आप लोगों से बीच बीच में ऑनलाइन क्लासेस की भी कोशिश की जा रही है। सो दीज आर द चेंजेस वी हैव टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। समय की मांग है और उसके अनुसार परिवर्तन ज़रूरी है। सो एंजॉय योर स्टडीज़। और सबसे अच्छा ये रहता है कि आपका इसमें देखो पॉजिटिव क्या है कि जब आप एक क्लासरूम, ट्रेडिशनल क्लासरूम चलते हैं, तो अगर आपकी 1 घंटे की क्लास चल रही है तो 1 घंटे की क्लास आपको कंटिन्यूटी में लेनी होती है, नो ब्रेक एट ऑल। यहाँ पर आपको एक फ़ायदा ये मिलता है कि आप इसको स्टडी कर रहे हैं और आपको लगता है आपकी कंसंट्रेशन टूट रही है, तो 2 मिनट के लिए आपने वीडियो को पॉज किया, थोड़ा सा राउंड ले लिया, रिफ़्रेश हो गया, रिफ़्रेश होकर के फिर दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। सो यू कैन स्टडी एट योर ऑन पेस। सबका एक अलग अलग होता है, कोई कभी एक्टिव रहता है, कोई कभी एक्टिव रहता है। किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को मॉर्निंग में जल्दी उठ करके पढ़ना अच्छा लगता है। सो नाउ you can decide whatever the time is best for your studies। ये आपके अपने ऊपर आ गया, क्योंकि आपके पास जो है व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू जिस प्रकार से भी एक लिंक जा रहे हैं उनको आपको ओपन करना है और आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने समय अनुसार, अपने टाइम टेबल के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है। अपने पेस से स्टडी कर सकते हैं आप। अगर कोई चीज़ बीच में छूट भी गई है तो आप दोबारा उसको रिव्यू कर सकते हैं। आपके पास सारे वीडियोज़ हैं, आप उस लिंक पर जा कर के दोबारा उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। जब आपको रिवीजन करना है तो टीचर ने क्या पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था, कंसेप्ट को दोबारा रिवाइव करना है, बहुत आसानी से आप इन वीडियोज़ की सहायता से कर सकते हैं। तो ये एक इसका पॉजिटिव आउटकम है। हाँ, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ये है इसका कि हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो जो लाइव क्लासेस में हम क्या करते हैं कि आपके जो मनोभाव है उसको स्टडी करना, एक रेगुलर आप लोगों से फीडबैक लेना और उसके अनुसार क्लास के अंदर हम अपने आपकी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करते रहते हैं। पढ़ाने की जो टेक्निक्स है, स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनमें बदलाव लाते हैं। वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं हो पाता है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू एक्सप्लेन इन द मोस्ट कन्वीनियंट वे सो दैट यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प द आइडिया ऑफ द टॉपिक्स। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने गैसेस स्टेट्स के बारे में कंप्लीट कर लिया था। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर अब हम अगली स्टेट लेते हैं, दैट इज़ द लिक्विड स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। सो लिक्विड स्टेट, गैस की स्टेट हमने पढ़ चुका है। तो पहले हम गैस को और लिक्विड को अगर हम कंपेरेटिव देखें, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो हम गैस में क्या देखते हैं, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड कंपेरेटिव टू द गैस, बट दे आर स्पेस्ड टू ईच अदर एज कम्पेयर टू द सॉलिड। यानी सॉलिड की तुलना में दूर दूर हैं, लेकिन गैस की तुलना में पार्टिकल्स नज़दीक आ गए हैं। गैस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, यहाँ पर मॉडरेट होता है, यानी कि गैसेस से ज़्यादा है लेकिन लिक्विड से कम है। सिमिलरली अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो वो भी गैस से ज़्यादा है लेकिन सॉलिड से कम है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट करते हैं तो भी गैस से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हमें
ज़्यादा मिलता है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करते तो गैसेस ज़्यादा कंप्रेसिबल थी, जबकि लिक्विड इतने ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं है। अगर हम शेप की बात करते हैं तो गैसेस के अंदर कोई अपनी शेप नहीं थी, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं था। लिक्विड के अंदर भी शेप को फिक्स नहीं है, क्योंकि इसको आप जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी शेप को ये एक्वायर कर लेता है, बट इट हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पर फिक्स है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अंदर हम डिफरेंसेस देखते हैं। अब इनसे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, उसमें पहला आता है हमारा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आपने देखा है कि जब लिक्विड को ओपन रखा जाता है तो धीरे धीरे करके वो लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है लिक्विड का गैसियस स्टेट में बदलना, इसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। अगर ये नेचुरल वे में हो रहा है, सनलाइट में हो रहा है, ओपनली हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं इवेपोरेशन। और यही चीज़ जब हम हीटिंग करके कराते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहने शुरू कर देते हैं। सो वेपोराइजेशन की प्रक्रिया भी जब हम कराते हैं तो पहले जो वेपर्स बनते हैं वो सरफेस से ही बनते हैं। सरफेस से धीरे धीरे वेपर्स बनना स्टार्ट होते हैं, और ये तब तक बनते हैं जब तक कि एक्सटर्नल प्रेशर और जो वेपर्स बन रहे हैं लिक्विड में से उनका प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। जब ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाते हैं तो सैचुरेट हो जाता है। उसके बाद में जब और ज़्यादा वेपर्स बनने होते तो उसके बाद जो बल्क है वहाँ से भी वेपर्स बनने स्टार्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो शुरू में जो वेपर बनते हैं वो सरफेस से बनते हैं, क्योंकि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो लो है और ऊपर जो गैस है उसका जो प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेयर। कि जब तक वो एक्वायर नहीं हो जाता तब तक सरफेस पर से होते रहते हैं। जब ये बराबर हो जाता है तो उसके बाद में क्योंकि वो प्रेशर इक्वलाइज हो गया है तो अब जो बल्क है वहाँ से भी वेपर बनने शुरू होते हैं। आप देखते हैं कि नीचे बबल्स बनने स्टार्ट होते हैं बॉटम के अंदर पानी में, और बबल्स ऊपर आते हैं और ऊपर आकर के उनमें जो गैस है वो यानी वेपर जो है वो बाहर आ जाता है। तो बल्क फिनोमिनन स्टार्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग। सो यहीं से एक पॉइंट निकल गया था, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हुई है। सो वेपर प्रेशर से पहले हम इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of liquid becomes equal to atmospheric pressure। ये हो जाए हमारा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हो जाती है यहाँ पर। चलिए, तो क्योंकि यहाँ पर भी टर्म आ रही वेपर प्रेशर, तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम वेपर प्रेशर को समझ लें कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो पहले वेपर प्रेशर को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहले वेपर प्रेशर को समझते हैं हम। एक ये वेसल है जिसमें हमने ये लिक्विड लिया जो रेड कलर में मैंने शो किया है। ऊपर ये कुछ स्पेस है और यहाँ पर हमने पिस्टन लगाया हुआ है। पिस्टन के ऊपर गैसेस है जो इसके ऊपर प्रेशर डाल रही हैं, और थोड़ी बहुत गैस यहाँ पर भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो यहाँ पर जो गैसेस है, सपोज करिए कि इसका प्रेशर ज़्यादा है तो ये पिस्टन क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा इन गैसेस के प्रेशर की वजह से। अब अगर ये पिस्टन यहाँ पर रहना है तो ये कब रह पाएगा, जब यहाँ से वेपर्स बनेंगे इसके। और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जब आप इसको टेम्परेचर देंगे या धूप में रखेंगे, मतलब किसी भी फॉर्म में अगर आप इसको एनर्जी देते हैं, तो यहाँ पर जो लिक्विड है इसके जो पार्टिकल्स है सरफेस पर से इसके पार्टिकल्स जो हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर स्टेट में आने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये यहाँ पर होंगे, ये मॉइस्ट वेपर्स बन जाएंगे। यहाँ पे प्रेजेंट है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट है और कुछ ड्राई एयर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ऐसा कब तक होगा, जब तक कि जो वेपर प्रेशर है
यहाँ पर जो प्रेशर लगा हुआ उसके जब तक ये इस यहाँ पर ये जो वेपर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, वेपर्स हैं। और ये वेपर्स क्योंकि लगातार मोशन करेंगे, जब ये वॉल को हिट करेंगे कंटेनर की तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और ये प्रेशर इधर भी लगाएंगे और ये इधर वॉल पर भी प्रेशर लगा रहे हैं। जब ये दोनों प्रेशर ऊपर और नीचे का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम प्रेशर आ गया है या ये सैचुरेट हो गया है। तो जब तक इक्विलिब्रियम प्रेशर नहीं आता है तब तक यहाँ पर वेपर बनते रहेंगे। सो अब एक्चुअल में क्या है कि ये वेपर्स ये पिस्टन के ऊपर, या ये कह लीजिए कि यहाँ पर जितना इधर डाल रहे हैं इतना ही प्रेशर ये वेपर्स कहाँ डाल रहे होंगे, इस सरफेस, लिक्विड के सरफेस पे भी डाल रहे हैं। इसका मतलब ये प्रेशर और ये प्रेशर क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। तो जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक ये वेपर्स बनते रहेंगे। अब ये जो प्रेशर डाल रहा है, जो ये वेपर्स जो प्रेजेंट हैं, ये इस लिक्विड के ऊपर कितना प्रेशर डाल रहे हैं, इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है, इट इज़ द प्रेशर, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड by the vapors present above the liquid, present above the liquid in equilibrium, in equilibrium with the liquid। लिक्विड के ऊपर जो ये वेपर प्रेजेंट हैं, ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर डालते हैं जब ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हो, मीन्स जितने वेपर्स यहाँ पर बन रहे हैं उतने वेपर वापस कंडेंस भी हो रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर आ चुका है यहाँ पे। तो इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, जो कि वेपर्स के द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। एंड इट शुड बी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो वेपर प्रेशर भी चेंज, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो साथ में हम इसको भी ऐड करेंगे टेम्परेचर कंडीशन को, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। सो आई थिंक वेपर प्रेशर का जो टर्म है वो आपको क्लियर हो चुकी है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। फैक्टर्स क्या हैं इसके लिए जिस पे डिपेंड करता है। पहला है नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है कि जो लिक्विड हमने लिया है उसका नेचर क्या है। अगर आप मान लीजिए हम अलग अलग लिक्विड्स लेते हैं, सपोज करें कि मैं लेता हूँ डाइइथाइल ईथर लेता हूँ, अल्कोहल लेता हूँ, वाटर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं कि सभी का वेपर प्रेशर एक जैसा होगा, सबका वेपर प्रेशर अलग अलग होगा, क्योंकि सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसके वेपर्स जो हैं वो देर में बनेंगे, नहीं कम बनेंगे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो ज़्यादा आसानी से वेपोराइज हो जाएगा। सो क्या देखते हैं आपकी जो अल्कोहल है, पेट्रोल है, डाइइथाइल ईथर है, इनके वेपर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं एज़ कम्पेयर टू द वेपर्स ऑफ वाटर। तो सेम टेम्परेचर पर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो जो ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं उनकी तुलना में कम होता है। तो नेचर पे डिपेंड कर रहा है ये। दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। दूसरा फैक्टर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज, therefore more and more number of particles will leave the surface of the liquid and as a result vapor pressure will increase। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैसियस फेज में पहुंचने लगेंगे, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। यही कारण होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैसेस क्या करती हैं, एक्सपेंड करना स्टार्ट हो जाती हैं। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में, गै-लुकास लॉ में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी
इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द वेपर प्रेशर। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस जो है उनके बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन करें उससे पहले एक बार जो बॉइलिंग पॉइंट्स है उसमें थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने अभी लिया था बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में लिया गया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आप एटमॉस्फेयर के अंदर भी नापते हैं और बार में भी नापते हैं। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारी बार है। सो जो वेपर प्रेशर जो बॉइलिंग पॉइंट है, इफ़ द प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेयर, अगर आप प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर रखते हैं तो उस समय जो आप बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं उसको हम कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। वो टेम्परेचर है जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना हो जाता है? 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। एंड फॉर वाटर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम प्रेशर को लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर। बार जो है वो एटमॉस्फेयर से इसकी जो मैग्नीट्यूड है थोड़ा सा कम होता है, इसलिए जो टेम्परेचर आएगा वो भी कम आएगा। और अगर आप प्रेशर को बार में लेते हैं तो हम इसको कहते हैं स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट? It is the temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the 1 bar। जब वेपर प्रेशर लिक्विड का 1 बार के इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और अगर वाटर का स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो है 99.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमने 1 बार प्रेशर लगाया हुआ है किसी वेसल के अंदर जो लिक्विड है उसके ऊपर अगर 1 बार प्रेशर है तो वो 99.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा। अगर उसके ऊपर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा। तो यहाँ पर ये आपके बार 1 बार इज इक्वल टू होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। 5 पास्कल जो कि SI यूनिट ऑफ प्रेशर है। अब कुछ एक इसकी एप्लीकेशन लेते हैं वेपर प्रेशर की। पहला है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई डू वी यूज प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग एट हिल स्टेशंस। तो व्हाट हैपन्स एज यू गो अपवर्ड, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं, सी लेवल से ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब लिक्विड के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर तक पहुंचने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो कम चाहिए। एंड दैट्स व्हाई द लिक्विड विल स्टार्ट्स बॉइलिंग एट ए लोअर टेम्परेचर देन एट द सी लेवल। मीन्स सपोज करिएगा वाटर की हम बात लेते हैं, क्योंकि कुकिंग अधिकतर वाटर में ही की जाती है, एक्वस मीडियम में होती है। सो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप हिल स्टेशन पर जाएंगे तो सपोज करिए कि जो वेपर प्रेशर है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है, क्योंकि जो सी लेवल पर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg, जबकि जब हिल स्टेशन पे जाएंगे तो ये कम हो गया। सपोज करिए कि हो गया 700 mm Hg।
सो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाएगा। सपोज करिए कि 90 डिग्री है, ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री होगा, ये मैं जस्ट कह रहा हूँ कि सपोज करना है आपको, एक आपने अनुमान लेना है कि सपोज करिए कि इतना हो गया। इसका मतलब जो वाटर अगर खुले बर्तन में आप पका रहे हैं तो टेम्परेचर 90 से ऊपर जाएगा ही नहीं उसका। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो भोजन है, जो राइस है या जो भी चीज़ आप पल्सेस है, वो 90 डिग्री पर अच्छे से पक सके, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए भोजन अच्छे से नहीं पकेगा क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया। अब आप क्या चाहते हैं कि टेम्परेचर हाई हो, तो अगर टेम्परेचर हाई करना है तो अगर आपने वेसल को लिड से ढक दिया, सपोज करिए कि आपने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया और यहाँ पर आपने जब प्रेशर कुकर की लिड लगा दी है यहाँ पर, तो लिड लगाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे चलिए जैसा भी एक प्रेशर कुकर का मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि ये सपोज करिए कि एक प्रेशर कुकर आपने बना दिया है। तो यहाँ पर लिड लगाने का फ़ायदा क्या हुआ कि अब जो वेपर्स बनेंगे वो वेपर्स इसमें से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा और जब तक ये उसके बराबर नहीं होगा तब तक बॉइलिंग नहीं होगी। तो इसके अंदर जो आपने फूड ले रखा है उसमें बॉइलिंग नहीं होगी, केवल वेपर्स बनते रहेंगे और बॉइलिंग नहीं होगी। और एक दैट्स वाई द टेम्परेचर विल बिकम क्वाइट हाई एंड द फूड विल गेट ईजीली कुकड। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कि ताकि वो बॉइलिंग ना हो, इसलिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए प्रेशर कुकर में भोजन जो है वो जल्दी बन जाता है और ज़्यादा गल जाता है। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सो एक तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा जो हम इससे डायरेक्टली रिलेटेड है। दूसरा ले सकते हैं कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपने देखा होगा, अगर कभी देखा है तो डॉक्टर्स जो है अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो सीजर्स वगैरह है, फोर्सेप्स वगैरह है, उनको एक विशेष तरह के बर्तनों में डाल करके, उसमें रुई वगैरह भी डाले होते हैं, वाटर रहता है, और उसमें डाल करके कवर करके फिर उसको हीट करते हैं, उसके ऊपर गर्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑटोक्लेव। सो व्हाई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर सैनिटाइज या स्टीरिलाइज्ड इन ऑटोक्लेव। सो ऑटोक्लेव में क्या है, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया जाता है जिसके ऊपर वेट रख दिया जाता है। वेट रखने से क्या होगा कि जो एक्सटर्नल प्रेशर वो इंक्रीज हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होगा, सो मोर एंड मोर वेपर्स मीन्स हाई वेपर प्रेशर इज रिक्वायर्ड so that it becomes equal to the external pressure, and as a result the temperature inside the autoclave will be high, and as a result all the germs will be killed at that high temperature and the instruments will get sterilized। तो इसीलिए स्टीरिलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव का इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द वेपर प्रेशर एंड इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम लेते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द सरफेस टेंशन? पहले हम सरफेस टेंशन की डेफिनेशन वगैरह लेंगे। पहले हम समझते हैं सरफेस टेंशन है क्या, फिर उसकी डेफिनेशंस लेंगे, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन। चलिए इसके लिए फिर हम एक डायग्राम लेकर के स्टडी करते हैं। So this is the vessel, here it is the liquid, अब मुझे कुछ पार्टिकल दिखाने हैं तो जिसको मैं ब्लैक में दिखा रहा हूँ। सपोज करिए कि यहाँ पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है कोई भी। अब इस पार्टिकल को कौन कौन अट्रैक्ट कर रहा है? इधर जो पार्टिकल्स ये भी अट्रैक्ट करेंगे, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी करेगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, मतलब हर तरफ इस पर फोर्स लगेगा। सो व्हाट इज द नेट फोर्स? Net force is equal to 0. If the particle is present in the bulk, the net force will be 0. Suppose the particle is present at the surface of the liquid, then the forces will be like this. So what is the net force? You can see that the net force is inward force.
जहाँ पर एक नेट इनवर्ड फोर्स लग रही है। और ये चीज़ें एक पॉइंट पर नहीं हो रहा है, जितने भी सरफेस है, सरफेस के ऊपर तमाम पार्टिकल्स प्रेजेंट है और हर पॉइंट पर यही हो रहा है। दैट्स वाई द सरफेस ऑफ द लिक्विड एक्ट्स एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह से एक्ट करेगा। मीन्स इसके जो सरफेस है उसके ऊपर एक टेंशन होगा, इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ये तो हो गया मोटे तौर पर समझने के लिए कि सरफेस टेंशन होता क्या है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सरफेस टेंशन है क्या, क्योंकि अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होना चाहिए। एक्सटेंट कैसे पता लगे, किस में कम है किस में ज़्यादा है, वो कैसे पता लगेगा। तो एक्चुअल में ये क्या है कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर फोर्स, ये हमारा जो है वो सरफेस है और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रही। तो अगर मैं इसकी यूनिट लेंथ लूँ, सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर मान लिया मैंने, तो इतनी दूर में कितना परपेंडिकुलर फोर्स इसके ऊपर लग रहा है इस सरफेस के ऊपर, दैट विल बी कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर to the surface of liquid per unit length. That is called surface tension. यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, फोर्स की स्मॉलर यूनिट क्या है, डाइन, और पर यूनिट लेंथ के लिए क्या हो गया, सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगी, डाइन पर सेंटीमीटर जो है वो इसकी यूनिट होगी। अगर हम एसआई यूनिट देखें सो इट विल बी न्यूटन पर मीटर। इट्स लार्जर यूनिट मीन्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर एंड सीजीएस यूनिट जो है वो है डाइन पर सेंटीमीटर। नाउ अब ये जो सरफेस के ऊपर टेंशन है, इसकी वजह से क्या करता है, सरफेस की जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी है कि दैट इट ट्राइज टू एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया। हर लिक्विड जो है उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया जो है उसको एक्वायर कर सके सरफेस टेंशन की वजह से। इसका मतलब है कि अगर हमें इसके सरफेस को इंक्रीज कराना है, तो इंक्रीज कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। तो हमारे पास एक और टर्म आती है यहाँ पर, दैट इज़ द सरफेस एनर्जी। सो सरफेस एनर्जी क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस बाई 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट एरिया हमें इंक्रीज करना है तो कितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। सो इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया to increase the surface area of the liquid by 1 यूनिट। अगर हमें इसके सरफेस एरिया को 1 यूनिट इंक्रीज करना है तो उसके लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, दैट विल बी कॉल्ड सरफेस एनर्जी। अगर हम इसकी यूनिट लें तो एनर्जी और वर्क यूनिट सेम होती है, दैट इज़ द जूल। सो इट विल बी जूल पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट फॉर द सरफेस एनर्जी के हमारे लिए यूनिट आ सकता है। इसको थोड़ा सा अगर आप समझना चाहें तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ। देखिए क्या है, सपोज हम क्या करते हैं, एक वायर का एक लूप तैयार करते हैं। इस प्रकार से आपने एक यू शेप लूप तैयार कर लिया, ये लूप है। यहाँ पर इसका
ये जो विड्थ है, इस विड्थ को मान लीजिए कि ये विड्थ है हमारी 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर या किसी भी दूरी पर लगा लीजिए कि आपने यहाँ पर एक इसके अंदर एक वायर का एक छल्ला बना करके इस प्रकार से डाल दिया जो कि मूवेबल है। अब अगर हम इसको एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाल करके निकालते हैं तो आप क्या देखते हैं, इसके ऊपर एक फिल्म बन जाती है। ए फिल्म इज डेवलप्ड ऑन दिस वायर, इसके ऊपर एक फिल्म डेवलप हो जाती है। अब अगर मैं इस वायर को धीरे धीरे एक्सटेंड करूं, ये यहाँ पर है, अब मान लीजिए कि मैं इसको एक्सटेंड करके इसको यहाँ ले आता हूँ और ये जो डिस्टेंस है ये रखा मैंने 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, तो टोटल इंक्रीज कितना हो गया, 1 × 1 मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इंक्रीज हुआ। सो इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को इंक्रीज करने में कितनी एनर्जी खर्च हुई है वो हमारी क्या कहलाएगी, सरफेस एनर्जी कहलाएगी CGS सिस्टम में। अगर यही चीज़ 1 मीटर होता तो एनर्जी जूल पर मीटर स्क्वायर के अंदर आ जाती। तो दिस इज़ अबाउट द सरफेस एनर्जी। तो सरफेस को एक्सटेंड करने में, इंक्रीज करने में पर यूनिट जो है कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ओके, नाउ लेट अस take some of the questions that are based on the surface tension. पहला है why small droplets of liquid are spherical. जो लिक्विड की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्या होती है, स्फेरिकल होती हैं। सो इट इज़ बिकॉज ड्यू टू द सरफेस टेंशन लिक्विड हैज़ ए टेंडेंसी टू, लिक्विड का जो सरफेस है, द लिक्विड सरफेस हैज़ ए टेंडेंसी टू एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया एंड फॉर ए गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। अगर हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करें और उसको अलग अलग शेप में रखें तो अगर आप उसको स्फीयर की शेप में करेंगे तो उसका वॉल्यूम सबसे जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम आएगा अगर वो स्फेरिकल है। सो दैट्स वाई स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड्स आर स्फेरिकल इन शेप। तो ये सरफेस टेंशन की वजह से हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि जो लार्ज ड्रॉप्स हैं वो क्यों नहीं होती हैं। अगर जो ड्रॉप्स हैं वो लार्ज ड्रॉप्स हैं तो इनके ऊपर एक फोर्स और लगेगा, दैट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड दैट विल बी सिग्निफिकेंट। स्मॉल के अंदर क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस पर डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है और यहाँ पर मास बहुत कम है इसलिए जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत कम होगा, लेकिन यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगा इसलिए जो शेप है वो बिल्कुल स्फेरिकल ना हो करके ये है ओवल शेप, इस प्रकार की शेप हो जाती है वाटर ड्रॉपलेट की। सो दिस इज द रीजन व्हाई द स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है लिक्विड्स, व्हाई लिक्विड्स वेट सरफेसेस। लिक्विड जो है वो सरफेस को वेट क्यों करते हैं। इट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से द लिक्विड ट्राइज टू स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द सबस्टांस, जिसके भी टच में आता है उसके ऊपर स्प्रेड करने की कोशिश करता है एंड दैट्स वाई इट वेट्स द लिक्विड, उस लिक्विड को वेट कर देता है। हालांकि यहाँ पर एक और भी फोर्स जो है वो काम करती है, दैट इज़ द फोर्स ऑफ कोहिजन और फोर्स ऑफ एडिजन जो है वो भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर फोर्स ऑफ कोहिजन यहाँ पर ज़्यादा है तो जो दो सरफेसिस हैं उनके बीच का जो दो प्रकार के फोर्स, कोहिजन एंड एडिजन। कोहिजन सेम दो डिफरेंट सबस्टांसेस के बीच में, दो डिफरेंट सरफेसेस, एडिजन सेम के बीच में। तो अगर फोर्स ऑफ कोहिजन फोर्स ऑफ एडिजन से ज़्यादा है तो सरफेस को वेट करेगा और अगर ऐसा नहीं है तो सरफेस को वेट नहीं करेगा। जैसा कि मरकरी के केस में देखते हैं, मरकरी जो है वेट नहीं करता है क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ एडिजन इज़ ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोहिजन। सो ये रीज़न आता है। तीसरा है why moist soil grains cling।
मिट्टी के जो कण हैं जब वो मिट्टी में रहते हैं तो फैले रहते हैं और बिल्कुल सेपरेट रहते हैं एक दूसरे से। अगर आप उनको बाहर निकाल लेते हैं तो उनमें से वाटर जो है निकल जाता है और उसके बाद वो क्लिंग हो जाते हैं। तो क्लिंग होने का कारण क्या है, वाटर का अमाउंट कम हो जाता है एंड ड्यू टू द सरफेस टेंशन इट्स सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड। उसका सरफेस एरिया रिड्यूस होगा। सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो क्योंकि जो सैंड है वो उस वाटर के अंदर ही प्रेजेंट है, मॉइस्ट है, देयरफॉर इट आल्सो ट्राइज टू एक्वायर द स्मॉलर एरिया एंड दैट्स वाई द सॉइल पार्टिकल्स गेट क्लिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ में चिपक जाते हैं। तो ये भी इससे संबंधित हो गया। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, दैट इज द फायर पॉलिशिंग। फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास क्यों की जाती है फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास? ग्लास को जब आप कट करते हैं तो उसकी एज बहुत शार्प होती है और वो बहुत ही घातक हो सकती है। लेकिन जब हम ग्लास को हीट करते हैं, ग्लास एक्चुअल में क्या है, इट इज़ हाईली विस्कस लिक्विड। ग्लास इज ए हाईली विस्कस लिक्विड। तो जब आप ग्लास को हीट करते हैं तो ऑलरेडी क्योंकि वो लगभग सॉलिड स्टेट में है उस समय, हीट करने पर जो लिक्विड स्टेट में आता है, सो बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड टू एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया, और मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फीयर का होता है। सो दिस लिक्विफाइड ग्लास ट्राइज टू हैव अ स्फीयर शेप एंड दैट्स वाई जो शार्प एज होता है, जैसे ये शार्प एज है यहाँ पे, तो इसकी बजाय ये एज जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा राउंडेड हो जाता है। ये तो कॉर्नर की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से जो एज है वो भी थोड़ा सा स्फेरिकल हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है सरफेस, जिसकी वजह से उसकी जो धार है यानी कि जो पैनापन है वो ख़त्म हो जाता है और सेफ हो जाता है ग्लास। तो ये हो गया फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास यानी कि राउंडिंग ऑफ ग्लास एज। दूसरा है, इसके अलावा एक क्वेश्चन हो रहा है जहाँ पर आता है राइजिंग ऑफ लिक्विड इन कैपिलरीज। हालांकि दोनों चीज़ें हो सकती है, राइजिंग भी हो सकता है और फॉलिंग भी हो सकता है। वो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। कोहेजन और एडिजन जो फोर्सेस हमने अभी जिक्र किया उस पर डिपेंड करता है। अधिकतर केसेस में राइजिंग ऑफ लिक्विड होता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। तो जैसे ही कैपिलरी जो है वो लिक्विड को टच करती है, थोड़ा बहुत लिक्विड उसके अंदर जो एंटर करता है, इट ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, और जो सरफेस एरिया को घटाने के चक्कर में जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ राइज करता है। जैसे कि यहाँ पर वाटर का अगर हम देखें तो इस प्रकार होता है, इसका मिनिस्कस इस प्रकार से हो जाता है यहाँ पर। सो अब ये जो नेट फोर्स है, इधर ये इस प्रकार से इसके अंदर लोअर मिनिस्कस बनता है। अब इसमें जो फोर्स ऑफ कोहिजन वो ज़्यादा है तो ये यहाँ पर इसके साथ चिपके रहने की कोशिश करता है। इसकी वजह से जब ये सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा तो ये इसको खींचेगा। जब ये खींचता है तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रेटन हो जाता है। सपोज करिए कि ये जो झिल्ली है वो स्ट्रेटन हो गई। अब स्ट्रेटन हो गई तो क्या होगा कि ये झिल्ली खींचेगी तो नीचे आने की बजाय, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ कोहिजन ज़्यादा है, ये फिर ऊपर की तरफ चला गया इतना, फिर यही प्रोसेस हुआ, उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ चढ़ गया। इस प्रकार से जब तक कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको बैलेंस नहीं कर देती है तब तक ये ऊपर की तरफ ही चलता है। जबकि मरकरी के केस में क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ एडिशन ज़्यादा हो जाता है तो वो नीचे की तरफ फॉल करता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है यहाँ पे। सो दिस इज वाई बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन देयर इज ए कैपिलरी एक्शन एंड इट राइजेज इन द कैपिलरी ट्यूब, लिक्विड राइजेज इन द कैपिलरी ट्यूब। तो ये भी क्वेश्चन हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये था हमारा सरफेस टेंशन से संबंधित और इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं वो हमने लिए। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा उसके अंदर आता है एक और टॉपिक दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। सो स्टूडेंट्स, एक लास्ट टॉपिक जो हमारा विस्कोसिटी का है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड
इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, थैंक यू।